हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये दोंगुआ बाकी सारे दोंगुआ से डिफरेंट है और ये आपको वीडियो देखने के बाद खुद ही पता लग जाएगा। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखकर बताना कि आगे मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या नहीं। ये कहानी है हमारे हीरो ये वुफेंग की, जो गरीब होने की वजह से हर जगह बेइज्जत होता आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स भी उससे पे नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं सब के दौरान एक दिन उसका काफी खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो तो अब एक इमॉर्टल एल्केमिस्ट बन चुका है, जिसके पास एंशिएंट टाइम की मिस्टीरियस एल्केमी स्किल्स आ गई हैं और साथ ही काफी पावरफुल मार्शल आर्ट्स भी। और अब वो इन पावर्स का यूज करके कैसे कैसे कारनामे करने वाला है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो को बस स्टॉप पर दिखाया जाता है, जो वहाँ काफी ज्यादा परेशान होकर ये सोच रहा था कि अब उसकी मॉम की सर्जरी नहीं हुई तो वो एक ही दिन में मर जाएंगी और सर्जरी कराने के लिए उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं है। अपने मेडिकल लाइसेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, पर उसके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो इन्हीं सारी सोचों में बिजी था कि तभी उसका ध्यान जाता है कि एक छोटी बच्ची अपने फुटबॉल से खेलते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच चुकी है। अब तक सिग्नल भी जो कि रेड था वो ग्रीन हो जाता है और उस लड़की को पता नहीं लगता। कारों के बीच में वो बुरी तरीके से फंस जाती है। तो उस छोटी बच्ची को गाड़ियों से बचाने के लिए वुफेंग तेजी से उसे बचाने के लिए दौड़ता है। पर तभी हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि कॉल्स को अवॉइड करते हुए स्पीड का ध्यान नहीं देती और वो सीधा आकर अपनी फास्ट कार से वुफेंग को ठोक देती है। इस एक्सीडेंट की वजह से वुफेंग का काफी सारा ब्लड लॉस हो गया था। पर तभी हमें उसके पास मौजूद एक लॉकेट को दिखाते हैं जो कि अचानक से ग्लो करने लगता है। मरते हुए वुफेंग सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि वो अडॉप्टेड है और उनकी फैमिली का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि उन्हें ये जान के भी फर्क नहीं पड़ता कि वुफेंग की मदर मरने वाली है। वो पैसा देने से साफ साफ इनकार करते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। वुफेंग को सबसे ज्यादा रिग्रेट इसी बात का था कि वो अपनी मॉम को बचा नहीं पाया और वो ऐसे तो मरना नहीं चाहता था। तभी उसके गले में मौजूद लॉकेट से वो पेंडेंट गायब हो जाता है। वुफेंग अनकॉन्शियस हो गया था और उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिस लड़की की गाड़ी से उसे टक्कर लगी थी वो भी उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर आ चुकी थी और दूसरी तरफ वुफेंग होश में आने के बाद खुद को एक अजीब सी जगह देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो तो सोच रहा था कि क्या मैं मर गया हूँ और ये स्वर्ग है। तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन अपीयर होते हुए कह रहा था कि बच्चे, ये तुम्हारी कॉन्शियस सी है। मैं अब तक तुम्हारे लॉकेट में सो रहा था, पर तुम्हारी काइंडनेस की वजह से मैं हजारों साल के बाद अवेक हो चुका हूँ। मेरा नाम ये शाओ याओ है और तुम मुझे अपना मास्टर समझो, जो कि एंशिएंट टाइम का एक इमॉर्टल एल्केमिस्ट हुआ करता था। और तुमने अपने काइंडनेस से ये साबित कर दिया कि तुम मेरी पावर के लायक हो, इसलिए आज से मेरी सारी पावर मैं तुम्हें इनहेरिट कराता हूँ। ये बोलने के बाद वो वुफेंग को काफी सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाते हैं, जो टेक्निक सीखने के बाद वुफेंग वहीं प्रैक्टिस करते हुए उन्हें काफी अच्छे से मास्टर कर लेता है। इन टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए वुफेंग कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले कि उसे उसके सवालों के जवाब मिलते, मास्टर शाओ याओ की सारी एल्केमी टेक्निक्स भी उसकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। उसके आगे एंशिएंट टाइम की हजारों किताबें मौजूद हो गई थी और वो एक एक करके उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाती है। इन एंशिएंट किताबों में काफी सारे मेडिसिन, हर्ब्स और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया था। वो उन बुक्स को एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा था कि ये टेक्निक्स मुझे इतनी आसानी से मिल गई। इतनी अमेजिंग स्किल्स को हासिल करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। पर फिर अचानक से एक झटके से उसकी आंखें खुल जाती हैं। होश में आने के बाद उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो खुद को रियल वर्ल्ड में देखकर बहुत हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या वो सपना था।
इसका मतलब वो जिंदा है, पर फिर उसे उसकी बॉडी में इतनी एक्सट्रीम पावर फील क्यों हो रही है? यहाँ तक कि होश में आने के बाद भी उसे वो सारी की सारी मिस्टीरियस मेडिकल स्किल्स भी बहुत अच्छे से याद है। इसका मतलब क्या वो सपना नहीं था? मुझे सच में एक एंशिएंट एल्केमिस्ट की पावर इनहेरिट हुई है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की आ जाती है जिसकी गाड़ी से उसकी ठुकाई हुई थी। इस लड़की का नाम किंशु है, जिसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो वू फेंग से अपनी उस हरकत के लिए माफी मांगने लगती है। वू फेंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ठीक हूँ, शायद थोड़ा सा धक्का लगा होगा और मैं शॉक की वजह से बेहोश हो गया होऊंगा। पर किंशु से बताती है कि नहीं, तुम तो पूरे 1 दिन से बेहोश हो, यहाँ तक कि तुम्हारे घाव भी बड़ी जल्दी हील हो गए। स्टिचेस करने के बाद भी डॉक्टर भी ये मिरेकल देखकर काफी हैरान है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पर वू फेंग को तो अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो फटाफट वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर किंशु से रोकने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी हालत इतनी भी ठीक नहीं है। पर वू फेंग ये कहते हुए निकल जाता है कि सारे प्रोसीजर तुम निपटा लेना, मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। उसे जल्दी में वहाँ से जाता देखकर चूचू कहती है कि मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर लिया है, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद से कॉल कर लेना। दूसरी तरफ हमें वू फेंग की मदर को दिखाया जाता है, जिनका ऑपरेशन ना होने की वजह से उनकी हार्ट बीट रुक जाती है। डॉक्टर्स तो उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे, पर तभी वहाँ वू फेंग एंट्री लेता है, वो भी काफी गुस्से में। वो कहता है कि मेरी मदर को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं बचाऊंगा। पर वहाँ का डॉक्टर वू फेंग को रोकते हुए कह रहा था कि सर्जरी तभी पॉसिबल हो सकती थी जब तुम 5 लाख रुपए देते, पर तुम नहीं दे पाए, इसलिए तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर से बेहतर हो जो उन्हें बचा सकते हो। वू फेंग तो उस डॉक्टर को सामने से हटाते हुए कह रहा था कि रास्ते से हट। वू फेंग अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी एक्यूपंक्चर किट को बाहर निकाल लेता है, जिसके नीडल्स को देखकर वो डॉक्टर हाई ताओ ये कह रहा था कि ऐसे टूटे फूटे नीडल्स घुसाकर अपनी मॉम को टॉर्चर करना चाहते हो, मरने के बाद भी क्या उन्हें सुकून से रहने नहीं दे सकते? पर वू फेंग उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी एल्केमी पावर का यूज करने लगता है, जहां वो अपनी मॉम की बॉडी को स्कैन करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से पता लगा लेता है कि आखिर उसकी मॉम को कौन सी डिजीज है, और फिर अपने पास मौजूद उन सारी एल्केमी बुक्स में से उसका सारा का सारा क्योर ढूंढ लेता है। इसके बाद वो अपनी एंशिएंट एल्केमी टेक्निक परफॉर्म करते हुए अपनी मदर की बॉडी में जगह जगह नीडल इंजेक्ट कर चुका था और उसके थ्रू वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को लगातार ट्रांसफर करने लगता है। डॉक्टर हाई ताओ अभी भी बकवास किए जा रहा था कि जाकर अपनी मॉम के फ्यूनरल की तैयारी करने लगो, इस तरीके से टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारी मॉम को ही तकलीफ होगी। वू फेंग कहता है कि मेरी माँ जिंदा है तो इसलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। हाई ताओ ये सुनकर शॉक होते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है या फिर अंधे हो, तुम्हें तुम्हारी मॉम की हालत दिख नहीं रही है? पर वहीं दूसरी तरफ वू फेंग की टेक्निक की हेल्प से उसकी मॉम की हार्ट बीट धीरे धीरे वापस आ रही थी। वू फेंग के सारी की सारी टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद उसकी मॉम होश में आ जाती हैं। उनकी हार्ट बीट बिल्कुल पहले की तरह स्टार्ट हो चुकी थी। पर ये देखकर वो दोनों डॉक्टर और नर्स बुरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गया। उन दोनों को ही इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वू फेंग की मॉम कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा बीमार थी ना, फिर मैं होश में कैसे आ गई? पर वू फेंग अपनी मम्मा को समझाता है कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है और अब वो घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। डॉक्टर हाई ताओ ये देखकर अभी भी किलस रहे थे। वो वू फेंग से कहते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की, पहले अपने मेडिकल एक्सपेंस तो चुकाओ। उसके ये बोलते ही नर्स काफी सारे रिसिप्ट ला कर वू फेंग को पकड़ा देती है और उसका टोटल बिल बन रहा था 3,90,000 रुपए। वू फेंग की मदर इतना बड़ा अमाउंट देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। वहीं हमें हाई ताओ के पर्सपेक्टिव से पता लगता है कि उसे किसी ने इलीगल ड्रग्स टेस्ट करने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे और ये सारे के सारे ड्रग्स उसने बिना किसी जानकारी के वू फेंग की मदर के ऊपर टेस्ट किए। वू फेंग वो सारे के सारे रिसिप्ट फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये चोरी पकड़ नहीं पाऊंगा? आखिर तुम मेरी मदर के साथ कर क्या रहे थे? उन्हें माइंड प्रॉब्लम थी, पर तुमने उन्हें हार्ट पिल्स दी, काफी सारे हार्ट इंजेक्शन, वो भी 25 ग्राम के आसपास एक ही दिन में। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक इंसान को इस तरीके से ट्रीट करने की? वू फेंग की बातों पर हाई ताओ कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी नर्स आकर उसे एक और पेशेंट को देखने के लिए ले जाती है, जिसे डायरेक्टर जाओ ने भेजा था। हाई ताओ के जाने के बाद उस पेशेंट का फादर काफी जोर जोर से कहता है कि प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है ये जल्दी से पता लगा लो। जब ये सुबह मॉर्निंग में स्कूल गया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जब मैं इसे लेने गया तो इसने कहा कि इसके पेट में काफी ज्यादा बर्निंग फील हो रही है और फिर वो काफी
ज्यादा दर्द में तड़पते हुए बेहोश हो गया। डॉक्टर हाइताओ कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे बच्चे को बस छोटा सा कोल्ड हुआ है और कोल्ड में इस तरीके की बर्निंग सेंसेशन होती है जिसके लिए मैं उसे एंटीसेप्टिक देने वाला हूँ। ये सुनकर वू फेंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उस लड़के को कोल्ड नहीं हुआ है, और अगर तुमने वो एंटीसेप्टिक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट किया तो उससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वू फेंग को इस तरीके से उसके बीच में बोलता देखकर वो काफी गुस्से में वू फेंग से कहता है कि तुम्हारा मसला खत्म हो चुका है, इसलिए अब चुपचाप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पेशेंट और मेरे ट्रीटमेंट के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पेशेंट है और मुझे इसकी हालत देखकर पता लग गया है कि मुझे इसे कैसे ट्रीट करना है। उसके आगे वू फेंग कुछ भी नहीं कह पाता, पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर हाइताओ अपनी मनमानी करते हुए उस लड़के को वो इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़ी देर तक वेट करने पर भी उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आता, तो वो इतराते हुए कह रहा था कि देखा, मैंने कहा था कि इस बच्चे को नॉर्मल सा कोल्ड है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक इसकी सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई होती। उस बच्चे का फादर भी हाइताओ को थैंक यू बोलने लगता है उसके बेटे को ठीक करने के लिए, पर तभी अचानक से उसके बेटे की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। नर्स उस बच्चे को चेक करके बताती है कि डॉक्टर हाइताओ, इस लड़के का ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिर रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये बेवकूफ डॉक्टर ये सुनने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकले। पर वहीं उस बच्चे का फादर काफी जोर जोर से उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि कैसे डॉक्टर हो, चुपचाप खड़े रहकर देख रहे हो, ये नहीं कि पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करो। तभी वू फेंग अपने नीडल बॉक्स के साथ सामने आते हुए कह रहा था कि इस लड़के को कोई फीवर या कोल्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर पॉइजन मौजूद है। और फिर वो अपने एक्यूपंक्चर किट में से एक नीडल निकाल कर उस बच्चे पर पॉइंट कर देता है, जिसे देख कर तो हाइताओ उसे काफी अच्छे से ये काम करने दे रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब जो भी ब्लेम होगा वो आराम से वू फेंग के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो फिर लोगों को ये लगेगा कि गलती हाइताओ की नहीं बल्कि वू फेंग की थी। ये सोचकर तो वो मुस्कुराने लगता है कि बड़ी जल्दी है ना दूसरों के पछड़ों में टांग अड़ाने की। वही वू फेंग उस बच्चे की बॉडी में जगह जगह नीडल इंजेक्ट कर चुका था। ये देखने के बाद उस लड़के का फादर वू फेंग पे भड़कने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे बेटे के साथ कर क्या रहे हो, तुम तो एक डॉक्टर भी नहीं हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ट्रीटमेंट देने की। पर तभी अचानक से नर्स बताती है उस आदमी को कि आपका बेटा इम्प्रूव हो रहा है। वू फेंग अभी भी अपने एल्केमी स्किल्स का यूज कर रहा था, साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस लड़के को हील कर रहा था, जो देखकर तो हाइताओ की आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पहली बार वू फेंग का तुक्का लगा था। पर वू फेंग के पास सच में मेडिकल स्किल्स है, ये उसे अब जाके पता लगा। वहीं वू फेंग अपने नीडल्स की हेल्प से उस बच्चे के अंदर से वो पॉइजन बाहर निकाल देता है, और फिर वो उस पेशेंट के फादर से कह रहा था कि तुम्हारे बेटे ने अननोन जगह से कोई चीज खा ली थी, इसलिए आगे से उसके खाने पीने का खास ध्यान रखना। वो बच्चा भी होश में आ जाता है। जब उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, तो वो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। ये जानने के बाद कि उनका बेटा काफी अच्छे से ठीक हो चुका है, उस पेशेंट का फादर साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं वो बंदा जाकर वू फेंग को थैंक यू बोलने लगता है उसके बेटे को बचाने के लिए। साथ ही वो अपनी तरफ से थोड़े पैसे भी ऑफर कर रहा था, जिसे पहले तो वू फेंग लेने से मना कर देता है, पर उस पेशेंट के फादर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने वो लेकर अपनी मॉम को पकड़ा दिया था। ये पैसे देखकर तो हाइताओ की आंखों में लालच साफ देखा जा सकता था। वो वू फेंग से कहता है कि भूलो मत, अभी तक तुमने अपनी मदर की फीस नहीं पे की है। पर वू फेंग भी उसे जवाब देते हुए ये कह रहा था कि अभी मैंने तुम पर एक फेवर किया ना, तो बाकी का पैसा तुम खुद चुका लेना। वू फेंग की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए ये डॉक्टर आगे कुछ भी नहीं बोल पाता, बल्कि अपना दांत पीस के रह जाता है। तभी उसे डीन वांग का कॉल आ गया था, जो उसे उसी पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि वो उनके दोस्त का बेटा था। डॉक्टर हाइताओ ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उस बच्चे को उसने ठीक किया है। वो कहता है कि हाँ, उस बच्चे को फीवर था, मैंने अच्छे से उसकी देखभाल की है, यहाँ तक कि वो ठीक होकर वापस भी चला गया। ये सुनकर डीन वांग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ ही वो और हाइताओ को ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनकर वो और ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या मुझे और भी छोटे छोटे बच्चों को ठीक करना है जिन्हें सेम बीमारी है। ये खबर ऐसी थी कि उसके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वहीं वू फेंग उसके मजे लेते हुए कह रहा था कि डॉक्टर हाइताओ, थैंक यू आपका,
वरना इस तरीके का शो हम एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ ही मिनटों में डीन वांग एक और सबऑर्डिनेट डॉक्टर के साथ उस वार्ड में एंटर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये डॉक्टर हाई ताओ हमारे बुफेंग से कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। अगर डीन वांग को किसी भी तरीके से ये पता लगा कि उस बच्चे को तुमने ट्रीट किया है तो फिर हम दोनों ही काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम्हें इल्लीगल तरीके से किसी पेशेंट को ट्रीट करने की वजह से 6-7 साल की जेल हो सकती है और तुम्हें ये काम करने देने की वजह से मेरा लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। इस बार तो मैं तुम्हारे लिए ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखाना। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसके जाने के बाद बुफेंग कह रहा था, इसे क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ जो ये नहीं समझूंगा कि मेरा क्रेडिट ये लेने वाला है। पर शायद इसे पता नहीं है कि क्रेडिट लेने के साथ साथ इसे अपनी एबिलिटी प्रूव भी करनी है। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा इसकी बेइज्जती देखने में। डीन वांग डॉक्टर हाइताओ से मिलने के बाद कहते हैं कि तुम काफी कम उम्र में ही काफी कमाल के डॉक्टर बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे काम को अपनी आंखों से देखने आया हूँ अपने साथ यहाँ के चीफ डॉक्टर जोउ के लेकर, जो कि हमारे हॉस्पिटल के सबसे एक्सपर्ट डॉक्टरों में से एक हैं। हाइताओ ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया और ये काम करके उसे काफी अच्छा लगा। डीन वांग कहते हैं कि मैं अपने साथ और भी काफी सारे बच्चों को लेकर आया हूँ जिन्हें सेम प्रॉब्लम है। ये सभी स्टूडेंट एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो एक बच्चे को फीवर हुआ और वो फीवर सभी क्लासमेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उन सभी में एक जैसे सिम्टम्स देखने को मिले, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड के बेटे को तुम्हारे पास भेजा। तुम इतने काबिल डॉक्टर हो कि तुमने उस डिजीज का पता लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन बच्चों को भी ट्रीट करो। मैं यहीं रहकर तुम्हारे काम को ऑब्जर्व करने वाला हूँ ताकि मैं हाई ऑफिशियल्स को इस चीज की रिपोर्ट कर सकूं कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। तुम्हें इसके लिए काफी बड़ा क्रेडिट दिया जाएगा। तभी डीन वांग की नजर बुफेंग और उसकी मदर पे जाती है। वो कहते हैं कि ये दोनों कौन है। हाइताओ बात घुमाते हुए कह रहा था कि ये असल में एक पेशेंट की फैमिली है जो ठीक होकर यहाँ से जाने ही वाले हैं। हाइताओ उन दोनों को वहाँ से निकलने को कहता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर एक मेडिकल एग्जाम होने वाला है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं तुम दोनों को वापस बुलवा लूंगा। वार्ड से बाहर निकलने के बाद बुफेंग की मदर कहती है कि हम जाकर तुम्हारे अंकल से 2 लाख रुपए उधार लेकर डॉक्टर हाइताओ को देकर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। पर बुफेंग कहता है कि इस डॉक्टर हाइताओ को तो मैं एक चवन्नी भी नहीं देने वाला, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया है। तभी उन दोनों के आगे एक आदमी अपने बच्चे को लेकर काफी तेजी से उस वार्ड की तरफ आगे जा रहा था, क्योंकि उसका बच्चा काफी सीरियस था। वार्ड के अंदर जाने के बाद उस बच्चे का फादर कहता है कि मेरे बेटे को 40 डिग्री बुखार है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज करें। ये सुनकर डीन वांग हाइताओ से कहते हैं कि तुमने सुना ना इन्होंने क्या कहा, तो जल्दी से जल्दी इनके बेटे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। वैसे तो इस बंदे को आता जाता कुछ भी नहीं है, ऊपर से ये बुफेंग के उस बॉक्स को लेकर शो ऑफ करने लगता है। वो उसके एक्यूपंक्चर किट में से उसके नीडल्स को यूज करने वाला था, जिसे देखकर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि तुम ये क्या करने वाले हो। हाइताओ बुफेंग की बताई हुई नॉलेज को इनके साथ शेयर करने लगता है कि असल में इस बच्चे को फूड पॉइजन हुआ है और मैं अपने एक्यूपंक्चर टेक्निक से इसके पॉइजन को बाहर निकालूंगा, जिससे ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डीन तो उसकी बातों से इम्प्रेस होते हुए कह रहे थे कि डॉक्टर हाइताओ आपको तो काफी सारी चीजों की नॉलेज है, इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। वैसे तो इस बंदे को एक्यूपंक्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, पर इसे लगा था कि अगर बुफेंग इधर उधर सुई घुसा के किसी को ठीक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आखिर एक नीडल इंजेक्ट करने के लिए कितनी ही नॉलेज की जरूरत है। ये सोचते हुए वो कहीं भी जहाँ उसका दिल कर रहा था वहाँ नीडल्स को इंजेक्ट करने लगता है, जिससे तो उस छोटे बच्चे का पेन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा था। अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से तड़पता देखकर वो बंदा कहता है कि डॉक्टर क्या आपको लगता है कि ये मेथड यूजफुल है। वहीं उसके तो खुद के पसीने छूट रहे थे, उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, पर वो फिर भी उन्हें दिलासा देते हुए कह रहा था कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, आप फिक्र मत करिए, बस ये लास्ट नीडल और उसके बाद आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जबकि उसके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि कुछ भी ठीक होने वाला है। वहीं वो फिर भी जबरदस्ती उस लास्ट नीडल को उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उस बच्चे की हालत काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। वहीं दोनों नर्सेस जो कि उस बच्चे के पल्स और हार्ट बीट को चेक कर रही थी, वो बता रहे थे कि इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, पल्स और हार्ट बीट धीरे धीरे नीचे जा रही है, ये बच्चा काफी ज्यादा खतरे में पड़ गया है, डॉक्टर हाइताओ जल्दी से कुछ कीजिए। सभी लोग हाइताओ से सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो कैसा इलाज कर रहा है कि बच्चे की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। वहीं डीन वांग भी पूछते हैं कि तुमने एक बच्चे को ठीक किया था ना, फिर आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इस बंदे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना है। उसके पसीने छूट रहे थे, साथ ही उसकी हालत देखने वाली थी। वहीं उस पेशेंट का फादर काफी बुरी तरीके से उस पर चिल्लाने लगता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
डॉक्टर जाओ कहते हैं कि आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इससे पहले वाले केस को किसने डील किया था? ये बंदा अभी भी कंटिन्यूअसली झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, पर अब उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। वहीं डॉक्टर जाओ वहाँ मौजूद नर्स से पूछते हैं कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता है, तो अब तुम बताओगी क्या हुआ था? वो नर्स डॉक्टर जाओ को सब कुछ बता देती है कि इससे पहले वाले केस को डॉक्टर हाईताओ ने नहीं बल्कि एक पेशेंट वू फेंग ने हैंडल किया था। ये सुनकर तो सभी लोग हाईताओ पर चढ़ने लगते हैं कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। और वहीं उस बच्चे का फादर कहता है कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को ठीक करो। उसको इतनी बुरी तरीके से पैनिक करता देखकर वहाँ पर वू फेंग एंटर होते हुए कह रहा था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ उस वार्ड में काफी कूल एंट्री लेता है और वो आते ही कह रहा था कि क्या तुम में से कोई एक मेरे सिल्वर नीडल्स को डिसइंफेक्ट कर सकता है? जिसे सुनकर उनमें से एक नर्स रेडी हो जाती है। वहीं बाकी सारे लोग बस वू फेंग को देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और सीरियस दिख रहा था। वू फेंग को देखने के बाद उस बच्चे का फादर उसके पास जाकर कह रहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। मेरे बेटे को ठीक करने के बदले मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो हाईताओ के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वू फेंग का भला नहीं। पर वू फेंग मुंह बनाते हुए कह रहा था कि एक पेशेंट को देखने के लिए मेरी कोई कंडीशंस नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम है। ये बोलने के बाद वो उस पेशेंट के पास चला जाता है। उसकी इस हरकत पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं वू फेंग उस पेशेंट की नर्व्स को चेक करते हुए समझ जाता है कि वो जो पॉइजन है वो उसकी बॉडी में जगह जगह नीडल्स लगाने की वजह इधर उधर फैल गया है। अब तक नर्स वू फेंग के एक्यूपंक्चर नीडल्स को डिसइंफेक्ट करके ला चुकी थी। वू फेंग उन नीडल्स को लेने के बाद अपने एक्यूपंक्चर स्किल्स का यूज करते हुए उन नीडल्स को इंजेक्ट कर देता है। उसकी ये अमेजिंग स्पिरिचुअल पावर वाली एल्केमी देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। सब ये देखकर हैरान थे कि वू फेंग कैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस बच्चे में ट्रांसफर कर रहा है। वू फेंग के थोड़ी देर उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद उस बच्चे की हालत में काफी ज्यादा सुधार आ गया था। ये देखकर उस बच्चे का फादर एक्साइट हो जाता है। वहीं वू फेंग एक झटके से उन सभी नीडल्स को बाहर निकालते हुए उनके साथ बॉडी में मौजूद पॉइजन भी बाहर निकाल लेता है। ऐसा करते ही उस बच्चे को इंस्टेंट होश आ गया था और वहाँ मौजूद वो फेमस डॉक्टर और डीन वांग को पता लग जाता है कि वू फेंग कितना ज्यादा अमेजिंग है अपने काम में। वहीं वो छोटा बच्चा होश में आने के बाद वू फेंग से कहता है कि क्या आप ये सारी सुइयां मेरे अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं? पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि नहीं, अब तुम काफी ज्यादा ठीक हो चुके हो तो हम ये नहीं करेंगे। उस पेशेंट का फादर वू फेंग से कहता है कि क्या आगे इसकी बॉडी में कोई और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? वू फेंग कहता है कि मैंने इसकी बॉडी से ऑलरेडी सारा टॉक्सिन बाहर निकाल लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी आप इसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे देना। इसके बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पेशेंट का फादर हमारे वू फेंग के लिए काफी ज्यादा शुक्रमंद था। वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया बल्कि पूरी डोंग फैमिली के जनरेशन को बचाया है। मिस्टर डोंग वू फेंग से कहते हैं कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? वू फेंग कहता है कि जितना पैसा और वेल्थ आपके पास है, आपके तो हजारों दोस्त होंगे इस पूरी दुनिया में। पर मिस्टर डोंग का कहना था कि इस दुनिया में चाहे आपके कितने ही दोस्त क्यों ना हो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी जान पे आती है तो एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बचा सकता है। और मेरे आसपास मौजूद लोग तो सिर्फ पैसे के भूखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम तक तुमसे दोस्ती बना के रखूं क्योंकि तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। साथ ही तुम्हारी स्किल्स तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मिस्टर डोंग वू फेंग से कहते हैं कि तुम अपना नंबर दो या फिर एक काम करना, मैं कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट ओपन करने वाला हूँ जो दुनिया की सारी कंट्री में मेरे ब्रांड का एक ब्रांच ओपन करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ओपनिंग पार्टी में जरूर आना। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनने के बाद हैरान थे कि ये बंदा कितना ज्यादा रिच है और साथ ही अब वू फेंग की इस बंदे के साथ दोस्ती हो गई है। वहीं जिसकी वू फेंग ने जान बचाई थी वो छोटा बच्चा भी उससे बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था। उनके वहाँ से जाने के बाद डीन वांग वू फेंग के पास आकर कहते हैं कि अब जब तुमने 2 बच्चों को बचा लिया है तो कुछ पेशेंट और हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम देखने में हमारी हेल्प करो। वू फेंग कहता है कि इसमें हेल्प क्या करना, पेशेंट को देखना मेरा फर्ज है। ये बोलकर वो डीन वांग के साथ निकल जाता है बाकी पेशेंट्स को भी ठीक करने के लिए। वू फेंग ने सक्सेसफुली बाकी बच्चों के बॉडी से भी पॉइजन निकाल दिया था। पेशेंट को ट्रीट करने के बाद डीन वांग वू फेंग से कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। आज का इंसिडेंट पूरे मेकिंग सिटी में चर्चा का विषय बना बैठा है
क्योंकि आज जितने भी बच्चे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो सभी नामी दामी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए काफी सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स की नजर हमारे हॉस्पिटल पर थी। अब वो बच्चे ठीक है, यानी कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी अब बच गई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए इतना बड़ा फेवर करने के बदले तुम्हें अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। बुफेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि डीन वांग, मुझे एक हेल्प तो चाहिए। डीन वांग के पूछने पर बुफेंग अपने पास से वो रिसिप्ट निकाल कर दिखाता है जो उसे डॉक्टर हाइताओ ने दिए थे। वो उन्हें दिखाकर कह रहा था कि इसका बिल चेक करिए, मैं 24 घंटे पहले आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था अपनी मॉम को लेकर। उन्हें दिमागी प्रॉब्लम थी और डॉक्टर हाइताओ ने 24 घंटे में उन्हें 17 से ज्यादा इंजेक्शन इंजेक्ट किए जो उनकी बीमारी से जरा से भी रिलेट नहीं करते। उन्होंने कुल मिलाकर मुझे 3,80,000 का बिल थमाया है। क्या इन मेडिकल बिल्स को देखने के बाद आपको लगता है कि मैं इतना बिल डिजर्व करता हूँ? दोनों जने हाइताओ के दिए हुए उस रिसिप्ट को अच्छे से चेक करते हैं और इसके बाद तो वो हाइताओ की क्लास लगाना शुरू कर चुके थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेशेंट को इस तरीके से परेशान करने की और हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करने की कि हम इतने ज्यादा महंगे हैं। हाइताओ तो डर के मारे उनसे एक मौका मांगता है ताकि वो खुद को एक्सप्लेन कर सके, पर डॉक्टर जाओ उसे ये कहते हुए हॉस्पिटल से फायर कर देते हैं कि हमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इस हॉस्पिटल में रहकर मेडिकल करप्शन किया है जो कि हमारे एथिक्स के खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा पैसों का लालची डॉक्टर इस हॉस्पिटल में रहे। हाइताओ तो डॉक्टर जाओ के पैरों में गिरकर कह रहा था कि डॉक्टर, मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाइताओ की बात सुनने के बाद बुफेंग आगे आते हुए कह रहा था कि हमें इसे एक चांस देना चाहिए। हाइताओ तो खुश हो जाता है कि बुफेंग उसकी साइड ले रहा है। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल देना चाहिए। बुफेंग कहता है कि बिल्कुल, इसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना अपने इस इलीगल काम को पुलिस के सामने एक्सप्लेन करने में, तो एक चांस तो बनता है। हाइताओ तो ये सुनकर वहाँ से दुम दबा के भागने लगा था क्योंकि बुफेंग अब उसे पुलिस में जो देने वाला है। पर बुफेंग काफी स्टाइल में अपने एक्यूपंक्चर नीडल को निकालकर उसके नेक में इंजेक्ट कर चुका था जिससे हाइताओ की बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो नीचे बैठ जाता है। हाइताओ तो जोर जोर से रोते हुए बुफेंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे घर में बूढ़े लोग हैं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो वरना मेरा करियर खत्म हो जाएगा। बुफेंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को विक्टिम दिखाने की? जब तुम उन लाचार पेशेंट्स की जिंदगी से खेलते हो तब तुम्हें समझ नहीं आता कि उन पर क्या बीतती होगी या वो इतना अमाउंट कहाँ से लाएंगे, अपने लोगों को कैसे बचाएंगे। तुम जैसे लोगों पर तरस खाना बेवकूफी है। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोगों पर सबसे बड़ा रहम यही होगा कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये बोलकर बुफेंग उसे जाने नहीं देता बल्कि पुलिस के हवाले कर देता है। जब वो हॉस्पिटल से जा रहा था तो डीन वांग उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये चाइनीज मेडिसिन कहाँ से सीखे? तुम्हारे टीचर का नाम क्या है जिन्होंने तुम्हें ये मेडिकल स्किल्स सिखाई? बुफेंग तो काफी मुस्कुरा कर कहता है कि मैं कोई चाइनीज डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एंशिएंट मेडिसिन के बारे में अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सुनकर डीन वांग काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं बुफेंग उनसे सच बोलते हुए ये कह रहा था कि मेरे मास्टर तो कब के रिटायर हो चुके हैं। पर डीन वांग तो ये सोच सोच के इम्प्रेस हो रहे थे कि आखिर हमारा बुफेंग कौन से स्कूल्स में पढ़ रहा है जहाँ पे इतनी ज्यादा हाई लेवल की एंशिएंट मेडिकल स्किल्स को सिखाया जाता है। वो दोनों तो बुफेंग से कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन करो, हम तुम्हें काफी अच्छी पोस्टिंग और सैलरी देंगे। बुफेंग तो ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरी एक मॉम है और मुझे उनका ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा और इसके अलावा मुझे एक और चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन दोनों के पूछने पर कि किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है, बुफेंग उस हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए काफी सीरियस होकर कहता है, आज जब मैंने उन बच्चों को ट्रीट किया जिन्हें फूड पॉइजन हुआ था तो मुझे पता लगा कि वो नॉर्मल फूड पॉइजन से काफी ज्यादा डिफरेंट था और साथ ही मुझे नहीं लगता कि उनका बीमार पड़ना इस तरीके से कोइंसिडेंस हो सकता है। उन बच्चों की बॉडी में मौजूद पॉइजन के पीछे एक कहानी है। जब मैंने उनकी बॉडी से वो पॉइजन निकाला तो मैंने काफी डेविल ऑरा फील किया और वो इविल ऑरा उन दोनों डॉक्टर को भी दिखाता है। वो दोनों डॉक्टर भी इस तरीके के पर्पल इविल स्पिरिट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। डीन वांग कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि उन बच्चों को जानबूझ के पॉइजन दिया गया था? बुफेंग मना करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि बात इससे भी ज्यादा सीरियस है। मैंने जब उन बच्चों को ट्रीट किया था तो जिस तरीके का टॉक्सिन मैंने उनकी बॉडी से बाहर निकाला उसी तरीके के एक मेडिसिन के बारे में मेरी मॉम के रिसिप्ट में लिखा था। मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है, वरना आप ही सोचो कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप में से इतने बेहतर डॉक्टर भी उन बच्चों को हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे थे? किसी ने जानबूझ के ये मुसीबत हमारे सामने खड़ी की थी। वो डॉक्टर्स भी बुफेंग की बातों से एग्री थे। तभी बुफेंग की मॉम आ जाती है और वो वहाँ से जाने की परमिशन लेता है। बुफेंग जाते जाते उन दोनों डॉक्टर से कह रहा था कि इस मामले में थोड़ा अच्छे से जांच कीजिएगा।
वहीं उसके जाने के बाद डीन वांग डॉक्टर जाओ से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एक सीरियस मीटिंग बुलाओ। मुझे इस मामले की तह तक जाना है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके लिए उस मीटिंग में सभी ऑफिशियल्स का होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक अमीर बाप के बिगड़े हुए शहजादे को दिखाया जाता है, जो अपनी महंगी गाड़ी और काफी सारे फूलों के बुके के साथ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बीचों बीच खड़ा था सड़क के। लोग उसकी रॉयल्टी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे कि देखो कितना हैंडसम है, कितना अमीर है। दूसरी तरफ हमें वू फेंग को दिखाते हैं, जो लिंगलिंग नाम के एक पर्सन को कॉल कर रहा था। वो काफी परेशान होते हुए कहता है कि जब से मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज है तब से मेरी उससे बात नहीं हुई। खैर छोड़ो, फिलहाल मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो जाकर उससे बात कर लूंगा। फिलहाल तो मुझे फार्मेसी से अपनी मॉम के लिए कुछ मेडिसिन लेने हैं। तभी रास्ते में जाते हुए हमारे वू फेंग की नजर उसी लड़के पर पड़ती है। वो देखकर कहता है कि चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ है, बॉडी में कोई जान नहीं है, पक्का एक नंबर का नशेड़ी है। तभी रास्ते में चलते हुए उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जो कि किसी से छुपकर भाग रही थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि किन चूचू थी, जिसे देखने के बाद वू फेंग कहता है कि फिर से तुम मुझसे टकराई हो। गाड़ी ठोक कर आराम नहीं मिला था क्या, जब खुद आ गई हो टक्कर मारने। किन चूचू भी वू फेंग को वहाँ देखकर काफी हैरान होती है। वो उससे काफी क्यूरियस होकर पूछती थी कि फिर से तुम ही क्यों आ गए हो मेरे रास्ते में।